ओके, लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट किए थे, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या था? इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनकी एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे और कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था C2H2, जिसमें 2 कार्बन है, इसलिए 2 इंटू 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 यानी कि 26 AM। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था सल्फर का मॉलिक्यूल। मैंने बताया था सल्फर का मॉलिक्यूल S8 होता है, 8 एटम्स, हर एक का मास 32, 8 टू द 16 का 6, कैरी 1, 24 प्लस 1 25 या 256 AM। ठीक है। फिर था फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4, 4 है और हर एक का मास 31, तो 124। ठीक है। इसके बाद फोर्थ था HCl, 1 प्लस 35.5, 36.5 AM। और लास्ट था नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 में H का मास 1, N का मास 14, O का मास 16 और ऐसे 3 है, राइट। कितना हो जाएगा? 15 प्लस 48, 48 प्लस 5 हो जाता है 53 प्लस 10, क्लियर है? ठीक है, चलो आज अपन एक पार्ट और देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोग को बताया है ना, उस दिन कहानी सुना रहा था जब मैं स्ट्रक्चर की, तो अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है 2,8,1, है ना। और वैलेंसी आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वो टेबल को कंप्लीट भी करते हैं आज, ठीक है। तो काम करना, वापस टेबल बनाएंगे, सारे एलिमेंट के नाम लिखते हैं। पहले स्टार्टिंग करेंगे हाइड्रोजन से, थोड़े कॉलम ज्यादा बनने वाले आज, ठीक है, कॉलम ज्यादा बनेंगे। तो हाइड्रोजन, इसलिए छोटे छोटे कॉलम बनाना। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, राइट। अब इनका जो सीरियल नंबर में अपन लिखे हैं इसको, है ना, ये सीरियल नंबर ही इनका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो अगला कॉलम बनाना एटॉमिक नंबर का, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में Z लिख देना, ये आपका दूसरा कॉलम होगा। अच्छा, एक कॉलम और इसके बाद बना लो, चलो, सिंबल का बनेगा, सिंबल। फिर एक कॉलम बनाना एटॉमिक मास का, ये भी अपन लिख चुके हैं ना। अरे हाँ, या ना, ठीक लिखे ना, डबल या डबल प्लस 1,
फॉलो कर रहे हो? ठीक है। उसके बाद एक कॉलम बनाना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, फिर एक कॉलम रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक कॉलम रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर एक कॉलम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड लास्ट कॉलम बनाएंगे वैलेंसी। अच्छा, एक और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक कॉलम और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी कॉलम वैलेंसी। छोटा छोटा कॉलम बनाना है एकदम। जयती, श्रेयांश, पीयूषी बना रहे हो? यस सर। दर्शना बना रहे हैं टेबल पूरा? यस सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ, ये वाला कॉलम तो फिल कर लेंगे, लाइन से 1 से 20 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, राइट? हाँ, सिंबल बताते चलो। H HE LI DE D C N O F NE NA MG AL SI T S CL AR K C। क्लियर है? हाँ, पहले यहां देखो ना, फिर आखिरी में लिखना, ठीक है? सब पहले देखो, बाद में आप लोग लिखना उसको। चलो अगला देखो, एटॉमिक मास, जिनका ऑड है उनका डबल प्लस 1, जिनका इवन है डबल, एक्सेप्ट कुछ 5 अपन लिखे थे ना, तो 5 में कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 2 का डबल 4, 3 का डबल प्लस 1 7, बेरिलियम का एक्सेप्शन था ना, डबल प्लस 1 9, इसका डबल प्लस 1 11, इसका डबल 12, इसका एक्सेप्शन था, डबल नहीं था, इसका मास 14 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का डबल, इसका डबल प्लस 1 19, डबल 20, डबल प्लस 1 23, डबल 24, डबल प्लस 1 27, डबल 28, डबल प्लस 1 31। आप फॉलो कर रहे हो? डबल 32, इसका एक्सेप्शन था 35.5, ठीक है? फिर आर्गन का एक्सेप्शन था 40, इसका डबल प्लस 1 39, और इसका डबल। एग्री? मैं बोला लिख, बाद में लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है? क्लियर है? अब प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन बताते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, या एटॉमिक नंबर बताता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो Z और P की वैल्यू बराबर होती है। Atomic number tells us the number of proton inside the nucleus of an atom. प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर रिवॉल्व करता है। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? वो भी न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें है ना, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। आज पढ़ेंगे अपन उसके बारे में, ठीक है? तो जितने नंबर ऑफ जो उसका एटॉमिक नंबर है, वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये भी 1 से 20 लिख दो लगातार। ये कॉलम भर लो जल्दी से। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर आपका कैमरा बंद हो गया है। नहीं, कैमरा तो चालू है। श्रेयांश, कैमरा दिख रहा है? मतलब मैं दिख रहा हूँ? यस सर। जैकी, आपको दिख रहा हाँ हूँ? सर, अब दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आपके साइड से नेटवर्क इशू है थोड़ा, ठीक है, यहां तक ओके। नाउ अगर एक एटम की बात करते हैं तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम की बात कर रहा हूं मैं, आयन नहीं बोला। आयन तो चार्ज होते हैं ना, आयन आर द चार्ज पार्टिकल, बट एटम्स न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन से उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कॉलम फिर से सेम होगा। देखो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर है आप तक? हाँ। अब मास क्या होता है? मास इज द, ये जो मास लिखा है ना अपन ने, मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है मास? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अपन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ेंगे। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है। तो क्या बचे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही एटम का मास होता है। क्लियर है? तो अगर मुझे प्रोटॉन पता है और मास पता है तो मैं इन दोनों को माइनस करके न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं ना। न्यूट्रॉन क्या होगा? इट इज मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आया ना? ए मतलब मास और पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करते चलो। है ना क्लियर? 1 माइनस 1 4 माइनस 2 7 माइनस 3 4 9 माइनस 4 11 माइनस 5 6 12 माइनस 6 6 14 माइनस 7 7 16 माइनस 8 8 19 माइनस 9 10 20 माइनस 10 10। देखो कोई भी दो एटम के न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, है ना, बट प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नहीं होंगे अगर वो एटम है तो। न्यूट्रॉन्स कैन बी सेम। 23 माइनस 11 12 24 माइनस 12 12 27 माइनस 13 14 28 माइनस 14 14 31 माइनस 15 16 32 माइनस 16 16 35.5 माइनस 70। अब यहाँ पे 18 लिखना, क्योंकि ना न्यूट्रॉन भी आधे ही हो सकते, ठीक है। 18.5 मत लिखना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 40 माइनस 18 22 होगा। 39 माइनस 19 20 एंड 40 माइनस 20। तो ये होगा आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल द एटम्स। क्लियर है? हाँ। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो तो इलेक्ट्रॉन ही लेंगे ना, उनको ही तो बैठाना है। याद है बोर की स्कीम मैंने बताई कि 2n² रूल, आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, और पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिट भराएंगे और फिर हायर एनर्जी। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैसा होता है बोर का मॉडल। यहाँ से बोर ने बताया था कि बोर की एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और आजू बाजू ऑर्बिट्स है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, राइट। अब इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन से ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक रूल था हमारा 2n² रूल, जहां पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होती है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होती है, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 होती है, और फोर्थ ऑर्बिट में n की वैल्यू 4 होती है। अकॉर्डिंगली पहले ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तीसरे ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे,
और चौथे ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से 32 इलेक्ट्रॉन बैठे। समझ में आ रहा है? ये इनका एकोमोडेशन हुआ। एक और स्कीम थी उनकी, सेकेंड रूल, कि आखिरी शेल में, शेल और ऑर्बिट एक ही मतलब है ना, शेल का एक और नाम क्या था? ऑर्बिट। और ऑर्बिट का एक और नाम क्या था? शेल। शेल नहीं, शेल, ठीक है, SHEL, शेल। तो शेल, आखिरी शेल में, जिसको अपन बैलेंस शेल बोलते हैं, आखिरी शेल को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर में आपको आखिरी शेल ये दिख रहा है ना, तो दिस इज द बैलेंस शेल। क्या होता है ये? बैलेंस शेल। आखिरी शेल में यानी कि बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये एक स्कीम। और तीसरा स्कीम था कि पहले लोअर ऑर्बिट्स भराएंगे, मतलब कम एनर्जी वाली ऑर्बिट भराएंगी, और फिर हायर एनर्जी वाली। कम एनर्जी वाली ऑर्बिट जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले अंदर की ऑर्बिट भराएगी, फिर हम बाहर की तरफ आएंगे। है ना क्लियर? ठीक है, तो ये स्कीम्स को यूज करके अपन इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास, 6 कार्बन के पास, 7 नाइट्रोजन के पास, 8 ऑक्सीजन के पास, 9 क्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। इतने इलेक्ट्रॉन्स को हमको बैठाना है, सब अपने अपने एटम्स। क्लियर है? इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एम आई क्लियर? इसमें डिसाइडेड है ना कि मर्क्यूरी फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, मर्क्यूरी कभी उछल के सेकंड ऑर्बिट में नहीं आएगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है? वैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन्स को बैठाने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये रूल्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को बैठाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक लौता इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही रहेगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 रहेंगे और दूसरे में 1। क्या बोलते हैं? बेरिलियम के पास 4 है, तो पहले में 2 और दूसरे में 2। बोरॉन के पास 5 है, तो पहले में 2 दूसरे में 3। कार्बन के पास 6 है, तो पहले में 2 दूसरे में 4। नाइट्रोजन के पास 7 है, तो पहले में 2 दूसरे में 5। ऑक्सीजन के पास 8 है, तो पहले में 2 दूसरे में 6। क्लोरीन के पास 9 है, तो पहले में 2 दूसरे में 7। और नियॉन के पास 10 है, तो पहले में 2 दूसरे में 8। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा ऑर्बिट भी पैक हो गया। दूसरा ऑर्बिट भी पैक, उसकी कैपेसिटी 8 की थी ना, दूसरा ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी थी? 8 की। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो यहां बैठ गए पहले में, 8 बैठ गए दूसरे में, बचा 1, वो जाएगा तीसरे में। मैग्नीशियम में भी यही होगा, बचे 2 तीसरे में जाएंगे, बचे 3 तीसरे में जाएंगे, बचे 4 चौथे में जाएंगे, बचे 5 अगले वाले में तीसरे में जाएंगे, बचे हुए 6 तीसरे में जाएंगे, बचे हुए 7 तीसरे में जाएंगे, और बचे हुए 8 तीसरे में जाएंगे। समझ लो आर्गन तक? हाँ। अब अगर पोटेशियम का आप बनाना चाहो तो 2,8,9 बोलोगे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपना एक और रूल है कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको 8 करके एक इधर बढ़ाओ, हम इसको आगे फिल करेंगे। ये तो 18 है इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है? 18। तो ये 18 भराएंगे, बट अभी कुछ देर बाद। ठीक है? और आखिरी 2,8,8, क्लियर है? लिखो इसको यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे ध्यान देना। अगला कॉलम क्या है अपना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सबका आखिरी शेल देख लो, वही एक कॉलम का वैल्यू है। समझ लो?
हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका लौता इलेक्ट्रॉन है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो, इसके पास एक, इसके पास दो, इसके पास तीन, इसके पास चार, इसके पास पांच, इसके पास छह, इसके पास सात, इसके पास आठ, इसके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, एक। इसकी बैलेंसी निकालने में यूज होगी, बैलेंसी निकालने में यूज होगी, ठीक है, डन है ना। जो दिख रहा है आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है यहां तक। आखिरी पर हमारे वैलेंसी का मतलब क्या होता है पहले समझना। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम, ध्यान से सुनना, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ये अपन पढ़े थे जिस दिन कहानी सुनाया था मैंने कि सब अपना आखिरी शेल में 8 या 2 चाहते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहते हैं आखिरी शेल में, छोटे एटम्स आखिरी में 2 चाहते हैं और बड़े एटम्स आखिरी में 8 चाहते हैं। छोटे एटम यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये लोग बोरॉन तक आप बोल सकते हो कि ये लोग क्या चाहते हैं, 2 चाहते हैं, और बाद के जो है वो 8 चाहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो 8 करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं वही उनकी वैलेंसी है, समझ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन को अगर एक चाहिए, दो करना है तो उसको एक चाहिए ना, तो वही उसकी वैलेंसी होता है। अगर उसको एक मिल गया तो वो 2 हो जाएगा, हो गया उसका डुप्लेट कंप्लीट। सेम, अच्छा इसमें क्या होगा, इसके पास तो 2 है पहले से, इसको नहीं चाहिए, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 0। एक चीज ध्यान देना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी 0 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, हाँ, बट रिक्वायरमेंट 0 हो सकती है ना कि नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन, मैं पहले से स्टेबल हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरे आखिरी शेल में तो 2 है और मुझे 2 ही चाहिए थे आखिरी शेल में, तो मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो मेरा वैलेंसी 0। My combining capacity is 0. I will not make compounds. मैं compounds नहीं बनाऊंगा, मैं क्लियर। इसलिए देखो H2 होता है बट हीलियम ही होता है, हीलियम He2 नहीं होता, क्योंकि हीलियम को जरूरत ही नहीं है ना। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, इसके पास 0, ठीक है। लिथियम अगर एक लूज कर देगा तो उसके आखिरी शेल में 2 हो जाएगा ना, तो इसका वैलेंसी भी 1। ध्यान दे रहे हो, इसका वैलेंसी 2, ये 3 लूज करेगा, है ना, इसका वैलेंसी 4, ये 4 लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, और 4 चाहिए ना इसको 8 करने के लिए, तो 4। ज्यादा क्लियर है। 5 वाले को 3 चाहिए तब वो 8 होगा, 5 लूज नहीं करेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसको 1 चाहिए और 8 वाले को नहीं चाहिए, 1 वाले को 1 लूज करेगा, 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा, 4, 5 वाला 3 गेन करेगा, 6 वाला 2 गेन करेगा, 7 वाला 1 गेन करेगा, 8 वाला 0, 1 वाला 1 और एक कॉमन पैटर्न समझ में आ रहा, ध्यान दो इधर, एक कॉमन पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान देना। जिसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है उसकी वैलेंसी भी वही, ध्यान दो, एक्सेप्ट कीजिए, हीलियम को छोड़ दो अगर, तो जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 उसकी वैलेंसी 1, 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 आया ना। जिसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 उसकी वैलेंसी 2, एक्सेप्ट कीजिए, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 उसकी वैलेंसी 2, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 उसकी वैलेंसी 2, जिसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 उसकी वैलेंसी 3, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 उसकी वैलेंसी 3, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 उसका वैलेंसी 4, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 उसका वैलेंसी 4, जिसका 5 है उसका क्या हो रहा है 8 - 5, 3, 5 है ना, 8 - 5 3, 8 - 5 3, जिसका 6 है 8 - 6 2, 8 - 6 2, जिसका 7 है 8 - 7 1,
8 माइनस 7 1, और जिसका 8 है 8 माइनस 8 0। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न कि जिनका पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे उनका वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा, और जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है उनका वैलेंसी निकालने के लिए उनको 8 से माइनस 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 एंड 8 माइनस 8। ये है काम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? पूछ रहा था सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या काम आएगा। बैलेंसी निकालने के लिए अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो देखते हैं कि इसको आखिरी शेल में कितने और चाहिए ताकि ये 8 हो जाए। Am I clear? ये टेबल अब आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, फुल बैलेंसी भी आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गई। ठीक है, इसके बारे में मैं और डीप में कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने जो समझा दिया उसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम हटा दिया गया। ठीक है, मतलब आपको स्ट्रक्चर पता ही नहीं कि बोर्ड ने क्या बोला, तो आप कैसे ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। समझ रहे? पर जस्ट इन केस अगर पूछ भी लेते तो आपको पता है। Am I clear? सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हट गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स क्या क्या लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों के बारे में पढ़ना है अपन को कि इनका डिस्कवरी कैसे हुआ है और इनका चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ है वैलेंसी जो अपन पढ़ लिए, उसके बाद लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर जो हम पढ़ लिए हैं, एटॉमिक मास हम पढ़ लिए हैं, एक और लास्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स आइसोबार जो इसके बाद पढ़ेंगे, और डिस्कवरी पढ़ाऊंगा मैं। डिस्कवरी की 3 कहानी है छोटी छोटी सी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। समझ रहे? अगर स्कूल में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के बारे में बात होती है तो मुझे बता देना, तो हम पढ़ लेंगे। हालांकि अपन पढ़ चुके हैं, बस लिखना है। जे थॉमसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लो स्कूल में क्या चल रहा है, वरना जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर का मैंने मॉडल आपको समझा दिया है पूरा, हम लिखे नहीं है बस। समझ रहे? वो वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, फिर रदरफोर्ड का वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जैसे उसने फेल किया उस मॉडल को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर बोर आए, बोर का वो ऑर्बिट वाला मॉडल, बोर बरी स्कीम, इतना करने के बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। क्योंकि अब वो सारे टॉपिक्स दिए नहीं बुक पे, इसलिए मैंने आप लोग को वो समझा दिया, उसको लिखवाया नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बना लोगे। राइट? ये टेबल कंप्लीट होगी सबकी? हाँ, जल्दी जल्दी करो, जिनकी नहीं हुई है। मैं वैलेंसी का डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जल्दी करो। हाँ, एक्चुअली यार वो मेटल है, बेरिलियम मेटल होता है और वो लूज करना पसंद करता है, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज लूजिंग। बोरॉन भी लूज करता है, ठीक है, हो जाता तो एक लूज करके भी कर सकता था, है ना। एक्चुअली कुछ की वेरिएबल वैलेंसी होती है, बट इनमें ऐसा नहीं है, इनकी वैलेंसी ऐसी है। ठीक है, देखो वैलेंसी का डेफिनेशन लिखना, तो पहले बैलेंस शेल लिख लो। बैलेंस शेल क्या होता है, कहीं डालना बैलेंस शेल, बैलेंस शेल हेड डाल के लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो बैलेंस शेल का। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, electrons in an atom are present in different orbits. Electrons in an atom are present in different orbits. Different orbits, ब्रैकेट में शेल। ऑर्बिट का एक और नाम क्या है?
shell. SHELL, shell. Full stop. The outermost orbit or shell of an atom, the outermost orbit of an atom, the outermost orbit of an atom is called its valence shell. The outermost orbit of an atom is called its valence shell. और जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? And the number of electrons present in the valence shell and the number of electrons present in the valence shell and the number of electrons present in the valence shell are called valence electrons. ठीक है? अच्छा, इनका अगर मैं नाम भी देना चाहता हूं, अपन ऑर्बिट का नाम भी देखे थे ना, KLMN, है ना? फर्स्ट ऑर्बिट का नाम K होता है, सेकंड का नाम L होता है, थर्ड का नाम M होगा और फोर्थ का नाम N. हाँ, N, सॉरी. ठीक है? नेक्स्ट अगला है डालना वैलेंसी. हाइफन डाल के लिखो. The valency of an atom depends upon the number of valence electrons. Depends upon the number of valence electrons. आप इसको एक और अलग तरीके से लाइन भी बोल सकते हो कि valency of an atom depends upon the number of electron present in valence shell या last shell. उसी को उतना बड़ा ना बोल के depends upon the number of valence electron. ठीक है? मतलब है जो आखिरी शेल में प्रेजेंट है उन्हीं को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना. ठीक है? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना. The atom consisting of 1, 2, 3 and 4 valence electron. The atom consisting of 1, 2, 3 and 4 valence electrons, comma, their valency is equal to the number of electrons. Their valency is equal to the number of electrons. Their valency is equal to the number of electrons present in their valence shell. Present in their valence shell. Present in their valence shell. For example, सोडियम ऐसा करके लिखना. सोडियम 11, 2,8,1 वैलेंसी 1. इसको अंडरलाइन करना है ना. फिर मैग्नीशियम 12, 2,8,2 underline valency 2 and aluminium 13, 2,8,3 valency 3. तो जितना उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उनकी वैलेंसी. ठीक है? क्लियर है? एक 4 का भी लिख लेते हैं. सिलिकॉन 14, 2,8,4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों की वैलेंसी भी 4 होती है.
क्लियर है? सॉरी ठीक है, बाकियों का बचा है ना 5 6 7 8 वाला लिखना है, तो लिखो द एटम consisting of 5, 6, 7 and 8 electrons the atom consisting of 5, 6, 7 and 8 electrons in their valence shell in their valence shell in their valence shell in their valence shell comma their valency is equal to 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 8 minus minus में spelling निकालना minus 8 minus the number of valence electrons 8 minus the number of valence electrons ठीक है। जब वहां पे जो एक लाइन लिखी है ना उसके बाद एक एक्सेप्ट हीलियम अपन लिखना भूल गए। ऊपर जो लिखे है ना फॉर एग्जांपल के पहले एंड कैसे किए हो इन देयर बैलेंस शेल करके एंड किए ना एक्सेप्ट हीलियम एक्सेप्ट हीलियम एग्जांपल के पहले जस्ट जो ऊपर लिखे ना एग्जांपल के जस्ट बैलेंस शेल के बाद एक्सेप्ट हीलियम ठीक है। इसका एग्जांपल लिखते हैं 5 6 7 8 वाले का इसी को कंटिन्यू करता हूं फॉस्फोरस 15 2, 8, 5 8 minus 5 that is equal to 3 sulfur 16 2, 8, 6 8 minus 6 is 2 chlorine 17 2, 8, 7 8 minus 7 is 1 and last argon 18 2, 8, 8 8 minus 8 is 0 तो वैलेंसी किसी की भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती समझ रहे हो वैलेंसी किसी की भी 4 से ज्यादा नहीं होगी क्लियर है सबको और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कभी जीरो नहीं हो सकते बैलेंसी जीरो हो सकती है ठीक है नोट करके एक डेफिनेशन और लिखना बैलेंसी की बैलेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज बैलेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज बैलेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज Valency is also defined as the combining capacity of valency is also defined as the combining capacity of an element of an atom. Valency is also defined as the combining capacity of an atom. ठीक है और एक और डेफिनेशन और valency is the number of electrons valency is the number of electrons valency is the number of electrons an atom loses or gains number of electrons an atom loses or gains number of electrons के बाद कॉमा लिख के फिर an atom लिखना valency is the number of electrons comma and नहीं बोला मैंने and बोला इलेक्ट्रॉन के बाद कॉमा डाल दिया ना number of electrons an atom loses or gain to complete its duplet or octet loses or gain
to complete its triplet or octet. क्लियर है? नेक्स्ट लाइन डालना आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बेसिक बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, बस डिस्कवरी करना है कि क्या एक्सपेरिमेंट किए थे तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी हमें इतना सबको पता है कि प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल है। मास का हमको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 11 AMU होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। हमें उनकी लोकेशन भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इनको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिट। तो हमें बाकी सब चीजें पता है, बस हमें उनकी डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट समझना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अभी टॉपिक लिखना आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप का डेफिनेशन लिखो। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Isotopes are the atoms of same element, are the atoms of same element, are the atoms of same element which have same atomic number, which have same atomic number, which have same atomic number। अच्छा, इस चीज से एग्री करते हो कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है, यूनिक है। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर सेम है तो वो दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं या एक ही, वरना किसी भी कंडीशन पे दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं। हाँ, दो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है ना, कि वो दोनों हाइड्रोजन की एटम। राइट, क्लियर? रीड आएंगे आप लोग, लिखे हो देते हो, आप पढ़ो क्या लिखे हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये लाइन क्लियर होगी सबको? अगर वो सेम एलिमेंट के दो एटम्स है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर्स, बट डिफरेंट मास नंबर्स। एटॉमिक मास का एक और नाम है ना, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, ब्रैकेट में एटॉमिक मास भी लिख लो। बट डिफरेंट मास नंबर, ब्रैकेट में एटॉमिक मास। समझ रहे हो? देखो उसका मतलब क्या होता है। जब हम हाइड्रोजन खोजने निकले ना नेचर में, तो हाइड्रोजन तीन टाइप के लिए। एक हाइड्रोजन था जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था बस, और न्यूट्रॉन नहीं था, 0 न्यूट्रॉन था। और एक इलेक्ट्रॉन था जो कि रिवॉल्व कर रहा था आजू बाजू। दूसरा हाइड्रोजन हमको मिला जिसके पास ना प्रोटॉन तो एक था बट न्यूट्रॉन भी एक था, और इलेक्ट्रॉन एक ही था जो रिवॉल्व कर रहा था। और तीसरा हाइड्रोजन आपको नेचर में मिला, सब चीजें नेचर में मिलती है, जितने भी एलिमेंट्स है ऑल आर डिस्कवर्ड फ्रॉम नेचर ओनली, अर्थ फर्स्ट, ठीक है। उसके पास भी एक ही प्रोटॉन था बट न्यूट्रॉन दो थे और इलेक्ट्रॉन एक। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको तीनों स्ट्रक्चर में? सबके बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया है, उस न्यूक्लियस के अंदर मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैठाया है, और आजू बाजू मैंने ऑर्बिट बनाई है और उसमें इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा रहा हूं। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये हाइड्रोजन के ही तीन अलग अलग एलिमेंट हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अच्छा, कभी भी अपन जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पहले उसका सिंबल लिखते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट समझते हैं ना, जो नीचे लिखी जाती है, और सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखी पावर था। तो याद रखने के लिए मैं अपने समय पे ऐसे याद रखता हूँ कि सुपरमैन है तो सुपरमैन ऊपर उठता है ना, तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखने का, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। ऐसे मैं याद रखता था, आप लोग की मर्जी कैसे याद रखता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट नीचे होती है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो कोई भी एक
एटम को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो बार बार मैं ऐसा थोड़ा बनाऊंगा। हम क्या करेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर उसका एटॉमिक मास। समझ रहे हो? ये भी हाइड्रोजन का एटम है ना, तो सिंबल He होगा। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है ना, प्रोटॉन तो सब में बराबर है ना, तो इसलिए इसका भी एटॉमिक नंबर 1, बट इसका मास अब 2 है। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन भी है। 1 + 1 2। व्हाट अबाउट दिस? समझ रहे हो? तो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन के एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। पढ़ो डेफिनेशन एक बार। समझ गए? अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में तो एक ही हाइड्रोजन है। अभी देखिए पीरियोडिक टेबल, उसमें ना एक ही हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन तो क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि हमारी पीरियोडिक टेबल ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज। सबसे पहले हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, अगला हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, थर्ड लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, फोर्थ बेरिलियम है, बोरॉन है। सब एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, राइट? तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, इसलिए एक ही पोजीशन मिली है। तो पोजीशन क्या मिली है? एक ही मिली है, राइट? तो मास क्या करेंगे, मास तो तीनों का अलग अलग है ना, तो उसके लिए अपन एवरेज निकालते हैं। तो मास एक्चुअली वहां लिखा हुआ है ना, एक्चुअली मास हाइड्रोजन का ना 1.008 होता है, ना कि 1। वो तो अपन अप्रोक्सीमेटली उसको 1 लिख लेते हैं फॉर अवर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। बट एक्चुअली में हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008, जो कि इन तीनों का 1, 2 और 3 का एवरेज। पर ये एवरेज मैथ्स वाला एवरेज नहीं है। आप लोग मैथ्स में एवरेज निकाले हो? स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो? नहीं पढ़े? एवरेज निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे निकालते हो। बट यहाँ ऐसे नहीं निकालना। यहाँ ऐसा निकालोगे तो आंसर ये कौन आएगा? 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाय 3 2 होना चाहिए था, बट क्या 2 है ये? तो यहाँ पे वैसे एवरेज नहीं निकलता, यहाँ पे निकलता है उनकी अबंडेंसी के हिसाब से। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्लोरीन का भी 35.5 है ना, कहां से आया 35.5? एक्चुअली क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं, ध्यान देना। एक क्लोरीन होता है 35 वाला और एक क्लोरीन होता है 37 वाला। नेचर में 2 टाइप के क्लोरीन है। जैसे हाइड्रोजन 3 टाइप के है ना, आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses. ये जो है atoms of same element, chlorine, having same atomic numbers but different masses. है ना? अब होता क्या है नेचर में, ये वाला क्लोरीन 75% प्रेजेंट है। जितना भी क्लोरीन नेचर में है ना, उसका 75% क्लोरीन 35 वाला, एंड बचा हुआ 25% क्लोरीन 37 वाला है। क्लियर? तो अब इसका एवरेज मास कैसे निकालेंगे? हमने टेबल में क्लोरीन को रख तो दिया, ये उसका सिंबल रख दिया, उसका 17 एटॉमिक नंबर भी लिख दिया। मास क्या लिखोगे? 35 लिखोगे कि 37 लिखोगे? उनका मैथ्स वाला एवरेज 36 आता है। 35 और 7, 37 का एवरेज कितना होगा? 35 + 37 is 72, 72 डिवाइड बाय 2 is 36। तो ये तो मैथ्स वाला एवरेज है, यहाँ आपको मैथ्स वाला एवरेज नहीं निकालना। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 75% 33 वाला है और 25% 37 वाला, राइट? तो इसको अपन क्या करते हैं, 75% को मल्टीप्लाई करते हैं 35 से और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 सेकेंड। ठीक है? कैलकुलेशन में करके आपको इसको दिखाऊंगा, ठीक है? यानी कि 0.75 ना, 7500 मतलब 0.75, तो 0.75 इंटू 35 करता हूं तो ये आता है 26.25 प्लस, अगर मैं करता हूं
25 into 37, तो ये आता है 9.25। 26 और 9 कितना होगा? 35। 26 और 9 35, एंड 0.25 प्लस 0.25 ऐसे आता है यूरिन का मास 35 पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो इट इज नॉट द मैथमेटिकल एवरेज। केमिस्ट्री में एवरेज ऐसे निकालते हैं उनकी अबेंडेंसी के हिसाब से। इसको अबेंडेंसी बोलते हैं ना, कितना परसेंट प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। एलिमेंट बोल रहा हूं। अगर मैं मेटल बोलूंगा तो आप एल्यूमिनियम बोलो। मेटल में सबसे ज्यादा अबेंडेंसी किसकी है? एल्यूमिनियम। और एलिमेंट में नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। एलिमेंट में तो तीनों आ जाएंगे ना, मेटल नॉन मेटल सब आ जाएंगे। बट अगर मैं मेटल बोलूंगा तो फिर नाइट्रोजन मेटल थोड़ी ना, हम नाइट्रोजन नहीं बोल सकते। मेटल में कौन है सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम भी नहीं होता, शायद ऑक्सीजन होता है। एल्यूमिनियम शायद थर्ड है, सर्च करना आपको। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। एलिमेंट तो मैंने बता दिया, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट मेटल ऑन अर्थ। मेटल सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम ही होता है। एक बार आपको चेक करना। ठीक है, ये टास्क है ना, सब सर्च करेंगे विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। ठीक है, ओके, समझ गए आइसोटॉप्स? तो आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये वर्ड बोलना भी जरूरी है, अदरवाइज पता है लोग डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि आइसोटॉप्स वो है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। आपको ये भी बताना है कि वो एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं कि अलग अलग एलिमेंट के। तो क्या है वो एटम? एक ही एलिमेंट के। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एलिमेंट सेम बोल रहे हो तो एटॉमिक नंबर सबका सेम ही होगा, because every element has got a unique atomic number. Am I clear? So atoms of same element having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. Definition clear है? ठीक है, अब इनके नाम भी कुछ देते हैं। इसको अपन कहते हैं प्रोटियम। है तीनों हाइड्रोजन, बट एक नाम भी दिया गया प्रोटियम इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं ड्यूट्रियम और इसको कहते हैं ट्रीटियम। तीनों में किस चीज का फर्क है? बस न्यूट्रॉन। एक में एक भी नहीं है, दूसरे वाले में एक है, तीसरे वाले में दो। बाकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। प्रोटॉन एक है तीनों में, इलेक्ट्रॉन भी तीनों में एक। तो डिफरेंस कहां से आया? न्यूट्रॉन्स का। क्लियर? ठीक है, चलो नीचे लिखो, नीचे लाइन में लिखना आइसोटॉप्स डिफर इन मास। आइसोटॉप्स डिफर इन मास। Isotopes differ in mass but have same electrical charge on their nuclei. Isotopes differ in mass but have same electrical charge on their nuclei. यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन्स लिखे हैं। न्यूक्लियस का चार्ज कौन बताता है? प्रोटॉन ही तो बताता है ना। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इट इज द प्रोटॉन व्हिच टेल्स द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अगर 3 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस का चार्ज +3। अगर 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर तो उसका चार्ज प्लस। एक एग्जांपल लिखो नीचे, एग्जांपल। अरे एक लाइन और, एक लाइन। द आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। द आइसोटॉप्स हैव similar chemical properties. The isotopes have similar chemical properties. The isotopes have similar chemical properties. मतलब तीनों के केमिकल रिएक्शंस एक जैसे ही होंगे, but different physical properties. But different physical properties. But different physical properties. ठीक है, एग्जाम्पल। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 3 isotopes. Hydrogen consists of 3 isotopes.
having same atomic number 1, having same atomic number, hydrogen consists of 3 isotopes having same atomic number, having same atomic number 1 but different atomic masses, but different atomic masses, that is 1, 2, 3 atomic masses, but different atomic masses, that is 1, 2, 3. ये बना लो पूरा जो मैंने यहाँ लिखा है, अच्छे से बनाना, बीच में इतना स्पेस डाला कि आप लोग लिखो तो दिखे आपको ना, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर नीचे तीनों का सिंबल बनाना, नीचे तीनों का क्या बनाओगे सिंबल, ये वाला 1h1 1h2 1h3, और तीनों के नाम भी लिखना, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम। अरे ऐसे बनाओ, ठीक है। अंदर वाला न्यूक्लियस इतना बड़ा बनाना कि आप लोग अंदर लिखो तो दिखे ना कि 1 प्रोटॉन है 0 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है। एग्जांपल और इसके नीचे, chlorine has 2 isotopes, chlorine has 2 isotopes, chlorine has 2 isotopes, chlorine has 2 isotopes, Cl1735 Cl1737, ऐसी लिखना। ठीक है, कार्बन की भी लिखना। नेक्स्ट लाइन में एक और एग्जांपल, कार्बन हैज 2 मेन आइसोटॉप्स, ऐसे कार्बन के और भी आइसोटॉप्स होते हैं बट अपन 2 मेन लिख रहे हैं। कार्बन हैज 2 मेन आइसोटॉप्स, कार्बन हैज 2 मेन आइसोटॉप्स, 6 12 6 14 लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, सी भी तो बनाओगे ना, सी 6 नीचे 12 ऊपर, 6 नीचे 14 ऊपर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आइसोटॉप्स में एक सबहेडिंग डालना, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। कुछ अलग अलग टाइप के आइसोटॉप्स अलग अलग पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आइसोबार एक टॉपिक है, उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं कि चैप्टर वाइंड अप करेंगे ये वाला, ठीक है।